दुनिया में एक हलचल है और जब अस्थिरता की स्थिति बनी हो तमाम दुनिया के देशों में, चाहे वो आर्थिक तंत्र से हो, चाहे सुरक्षा के तंत्र से हो, और चाहे खाद्यान्न का विषय हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, और चाहे पारस्परिक समरसता का हो, ऐसे वक्त पर उस हिंदुस्तान को जिसने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी है और जिसने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, ऐसे हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में अपने एक परिवार के लिए जाना माना और पहचाना जाता हो, उस हिंदुस्तान को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उनकी अध्यक्षता में पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, ये विकसित और विकासशील देशों का ये एक ऐसा समूह है जो लगभग पूरी दुनिया को, जो अभी हमारे प्रोफेसर ने बताया कि 85% अर्थतंत्र पूरी दुनिया का ये नियंत्रण करते हैं और पूरी दुनिया की 85% के लगभग आबादी भी इन विकासशील और विकसित देशों की है। कुल मिलाकर के ये पूरी दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। तो इन जो G20 के देश हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के प्रति, और ऐसे वक्त पर ज्यादा जिम्मेदारी है जबकि चुनौतियां चौतरफा खड़ी हों और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालने का कोई तंत्र हो। मुझे लगता है कि जब समस्याएं अनेक होती हैं तो उसके समाधान निकालने की दिशा में विजनरी और मिशनरी लोगों की जरूरत होती है, ऐसे समाज की जरूरत होती है, ऐसे तंत्र की जरूरत होती है। और ये दो विजनरी और मिशनरी जो दो शब्द हैं, विजन भी चाहिए, मिशन भी चाहिए, आपका विचार को क्रियान्वित करने का दम भी चाहिए। तो ऐसे वक्त पर जब दुनिया सोचती है तो उसकी आशा की किरण हिंदुस्तान की धुरी पर आकर के रुकती है, और ये हमारे लिए सौभाग्य है। हिंदुस्तान में देखें तो जिस थीम पर आज ये वसुधैव कुटुंबकम की बात है, संभव है यदि पूरी दुनिया इस वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करती तो दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता। जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, चिंता है, भूखमरी है, हिंसा है, अशिक्षा है, चिकित्सा का अभाव है, खाद्यान्न की समस्या है, वो कदम कदम पर यदि देखेंगे तो समस्याओं का जाल बिछा है। ये समस्याओं का जाल क्यों बिछा? चाहे वो पर्यावरण की चिंता का विषय हो, और चाहे वो जल के संरक्षण का विषय हो, और चाहे मानवीय मूल्यों के संरक्षण का विषय हो। हिंसा हो रही है, आखिर क्यों हिंसा हो रही है? लोग वैमनस्यता बढ़ रही है, क्यों वैमनस्यता बढ़ रही है? पूरी दुनिया रात के देर पर खड़ी है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती, निपटाना चाहती है। आखिर ऐसा भाव और भावनाएं क्यों प्रकट हो गई, क्यों फैल रही है, कहां से पैदा हो गई है? और जब यदि ये विकसित देश है, अभी चिंता पूरी दुनिया को यही है और होनी भी चाहिए कि आप विकास तो खूब कर लीजिए, लेकिन यदि आप परमाणु की धुरी पर बैठे हुए हैं, यदि आप राख के ढेर पर खड़े हैं, तो वो विकास तो एक बटन दबाने से एक दिन तबाही हो सकती है, एक क्षण में तबाही हो सकती है। ये मानवता नहीं रहेगी तो सब बेकार है, और मानवता यदि जिंदी रहेगी तो सब चीजें जिंदी हो जाएंगी। और ये जो सबसे बड़ा संकट है पूरी दुनिया का, वो है मानवता का संकट। और मानवता का संकट यदि एक व्यक्ति है, वो कितनी ही प्रगति कर दे, लेकिन यदि उसमें मानवीय गुण नहीं है, यदि वो उसमें संवेदनाएं नहीं है, तो फिर तो वो रोबोट है, बिल्कुल चलता फिरता पुतला है। तो आदमी में और पुतले में अंतर क्या है? और इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय दुनिया को, वह संवेदना। मुझे इस बात की खुशी है
ये राजा लुईस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम फ्रांस में गए थे, पेरिस में चर्चा हुई थी, तो राजा लुईस के ही जो चेयरमैन हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, बड़ा वैज्ञानिक है, उन्होंने वेदों का बहुत अध्ययन किया और वेदों को उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ये माना कि हम वेदों से होकर के गुजरते हैं तो दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान स्वतःस्फूर्त होता है। और इसलिए हमने और उन्होंने मिलकर के पीछे वेद और विश्व शांति का एक अभियान चलाया। ये वेद और विश्व शांति का अभियान भी G20 से होकर के गुजरता है। ये वेद और विश्व शांति का अभियान भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से गुजरता है। ये वेद और विश्व शांति का जो संदेश है और वो पूरी दुनिया की मानवता से, संवेदनाओं से गुजरता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो G20 का पूरा है, ये हिमालयी विश्वविद्यालय जिसका उद्देश्य ही मानवता के कल्याण का भी है, जिसका उद्देश्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहरों को पूरे विश्व तक पहुंचाने का है, जिसका लक्ष्य यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र छात्राओं को तैयार करना है जो न केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरे विश्व का कुछ क्षेत्रों में जाकर के और मार्गदर्शन कर सके, लीडरशिप ले सके, अपनी तमाम अंदर की ऊर्जाओं को बाहर निकाल करके पूरी दुनिया के अंधेरों को मिटाने की ताकत बढ़ा सके। ऐसा इस विश्वविद्यालय का कोई हेतु है। यहाँ पर इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना अपने आप में निश्चित रूप में एक सार्थक पहल होगी। और जो लोग दुनिया के जुड़े हैं इस सम्मेलन से, मैं समझता हूँ कि ये पूरे वर्ष भर में जो गतिविधियां हैं, इस उत्तराखंड की धरती पर भी 3 स्थानों पर ये कभी रामनगर में बैठक हो गई है और 2 जिसमें देहरादून है और ऋषिकेश है। मुझे लगता है कि ये दोनों स्थान भी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ सकेंगे और उत्तराखंड को अपनी सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका भी मिल सकेगा। वो अभी जो राजा लुईस जिस बात को चिंता कर रहे थे और उससे पहले जो डॉक्टर सेन ने जिन बातों को कहा है, वो निश्चित हमारे जहन में आई होंगी। क्या ये पर्यावरण की घटनाएं है, जल, जंगल, जमीन और जल, ये 4 है। जल, जंगल, जमीन और जल, इन चारों का बेहतर समन्वय नहीं होगा तो मैं सोचता हूं कि कभी धरती पर सुख, शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। और इसलिए जल का संरक्षण, और जल माने जीवन, और जल बिना तो सब बेकार है, और उसका संरक्षण हम कहां से कर रहे हैं? क्या स्थिति है जल संरक्षण की? तो जल और वन तो दोनों जुड़े हुए। हम बड़ी बड़ी चिंता कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, धरती की उष्णता बढ़ रही है। आखिर धरती की उष्णता कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? ये मौसम परिवर्तन क्यों हो गया? ये कभी भूकंप आएगा, भूस्खलन आएगा, कभी सुनामी आएगी, तमाम प्रकार की आपदाएं एक झटके में करोड़ों अरबों लोगों को लीड देगी। तो फिर मानवता कहाँ खड़ी रहेगी, विकास कहाँ जाने वाला है? और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों पर गहराई से सोचने की, समझने की जरूरत है। फिर आता हूं मैं G20 का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो ये थीम है, इस पर आने की जरूरत है। उस थीम पर आने की पूरी दुनिया को जरूरत है, जिसमें माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी का है। ये पूरी धरती मेरी माँ है। यदि पूरी धरती को माँ कहकर के उसको आत्मसात कर लिए होते तो फिर उस धरती पर पैदा होने वाला और जीव जंतु हमारा हिस्सा होता है, उसके संरक्षण की चिंता एक दूसरे की होती। हमारे यहाँ संस्कृति में है, किसी पेड़ से पत्ती भी तोड़ते थे तो पहले उसको प्रणाम करते थे, अनुमति लेते थे। हम ग्रहण करना चाहते हैं आपसे पत्ती, हम आपको लेना चाहते हैं, हमको, ये हमारी संस्कृति थी कि उसको हम बेदर्दी से काटते नहीं थे, बल्कि हमको जरूरत है तेना भुंजी था, जितनी मुझको जरूरत है
मैं उतना लेना चाहता हूं। जिस दिन ये थीम पूरी दुनिया के लोगों के समझ में आ जाएगी कि आपको जितनी जरूरत है केवल उतना ही आपने लेना है, उससे अधिक संचय करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है उस दिन। और वैसे भी यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखें, किसी दृष्टि से देखें, अधिक संचय करने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। और खराब तरीके से संचित किया हुआ धन, अर्जित किया हुआ धन तो किसी को पीढ़ियों तक दुखदायी हो जाता है। और इसलिए लोगों को अब समझ में आ रहा है ये भारत की जो ये थीम थी, ये भारत की सांस्कृतिक जो आत्मा बसती है इन बिंदुओं पे, वो पूरी दुनिया महसूस करती है। और इसलिए ये पूरी धरती को जब हम एक मान रहे हैं तो G20 जैसे देश जो विकसित देश है, ये विकासशील देश है, ऐसे देशों को इन बिंदुओं पर चिंतन करके इन संवेदनाओं को बचाने की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है। मुझे इस बात को लेकर के खुशी और संतोष है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उनका आदेश हुआ था कि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऐसी नीति होनी चाहिए शिक्षा की जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, मशीन न बनाए, जो मानव को नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर हम महामानव को तैयार करें ताकि दुनिया की संवेदनाओं को बचाने में सक्षम हो सके, दुनिया की इन समस्याओं के समाधान करने की दिशा में इन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार कर सके। और इसलिए NEP 2020 अभी डॉक्टर कलाचंद सिंह ने कहा है, हाँ NEP 2020 पूरे वर्ल्ड को गेम चेंजर का काम करेगी। इस NEP 2020 की आधारशिला ही मातृभूमि से शुरू होती है, जीवन मूल्यों से शुरू होती है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार के साथ, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वो जमीन पर खड़े होकर और आसमान को छूने की बात करती है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये देश आत्मनिर्भर भारत जिस रास्ते से होकर के गुजर रहा है और जो इसकी आर्थिकी की दिशा में अगले 5 वर्षों में, और जिस तरीके से अभी 11वें स्थान से हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में आकर के खड़े हो गए हैं, और जहां सारी दुनिया हिल रही है, हिंदुस्तान जैसा 135 करोड़ लोगों का देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश ने अपने को मजबूत किया, खड़ा किया है, उसकी आर्थिकी भी मजबूत हो रही है और आगे आने वाले भविष्य में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 पर खड़ा होने वाला है। और इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को स्वाभाविक है, जब बड़ा लक्ष्य पाते हैं तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें बड़े लक्ष्य तक पहुंचती है। जैसे किसी व्यक्ति की छोटी छोटी आदतें उसको आसमान पर भी पहुंचाती है, लेकिन छोटी छोटी खराब आदतें उसको अर्श से फर्श पर ला करके खड़ी कर देती है। आदतें उसी की हैं, किसी ने जबरदस्ती सर्जित नहीं की है। वो जो आदतें हैं उसको संस्कार में परिवर्तित हो जाती होंगी। और इसलिए जो व्यक्ति अपने को अनुशासित करने का दम रखता है, क्षमता रखता है, उसको देखिए कितना प्रगति करता है। अनुशासन से जुड़ी संस्था, अनुशासन से जुड़ा व्यक्ति हो, अनुशासन जुड़ा मन हो, वो जो भी अनुशासन से जुड़ा होता है, अपने को स्वस्फूर्त अनुशासित करता है, वो उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। लेकिन जो स्वयं ही अनुशासनहीन हो, जिसका स्वयं पर ही अनुशासन नियंत्रित न हो, जिसको अपने एक एक मिनट पर जीने की अभिप्सा न हो, उस एक एक क्षण को जिंदा रखने की ललक न हो, तो फिर वो कैसे प्रगति कर सकता है? फिर कैसे उस शिखर को चुन सकता है? वो सफलता के बाद भी सोच भी कैसे सकता है? और इसलिए आज यदि ये G20 का सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हो रहा है, तो हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अब कि वो इस बात को पहले आत्मसात करें और फिर पूरी दुनिया को बाहों में लेने के लिए तैयार हो। दुनिया के लोगों, आप चिंता मत करो, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता हम करेंगे, आपको बीमार नहीं होने देंगे, व्याधियों को दोषों दूर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेदा आयुर्वेद है। आप जो धरती है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप चिंता
चिंता मत करिए, यदि दुनिया में असहिष्णुता होगी, दुनिया में कहीं हिंसा होगी, तो हम जिस दिन खड़े हो जाएंगे दुनिया से उस दिन हिंसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। ये चुनौती आपके सामने स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है। और इसलिए जितनी भी चीजें अभी भविष्य में होकर के गुजरनी है, G20 का ये पूरा वर्ष पूरी दुनिया के लोगों में हलचल पैदा करता है। और ऐसे वक्त पर जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ढंग का विजन है, वो सारी दुनिया को, अभी आपने देखा कि उन्होंने पीछे के समय में भी जो मौसम परिवर्तन को लेकर के चिंता व्यक्त की थी, उस मौसम परिवर्तन की चिंता में उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरफ जो है विष को पैदा करते हैं और दूसरे लोगों को कहें कि आप पर्यावरण की चिंता करें। पर्यावरण की चिंता तो सबको करनी पड़ेगी, और पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो हम भी रात के डेरे पर खड़े होंगे। बोलने से, भाषण देने से, केवल चिंता करने से, केवल आयोजन कर देने से समाधान नहीं निकला करते। समाधान तो जमीन पर खड़े होकर काम करने से निकलेंगे। और इसलिए मुझे भरोसा है कि हिंदुस्तान की होकर जब ये बातें गुजरती हैं, हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है। अभी आगे 25 वर्षों तक हिंदुस्तान यंग इंडिया देने वाला है। इसकी युवा में क्षमता है, प्रखरता है, इसमें अभिप्सा है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, उसका अपने मन का दृष्टिकोण है, उसमें दृष्टि है, उसमें उसको दृष्टि को संचालित करने की ताकत भी है, जुनून भी है, जिद्द भी है। ये हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा, ये स्वतः स्फूर्ति, ये सब इसके अंदर समाहित होते हैं। हम भी उन्हीं में लोगों में, और हमको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, हमारी क्या हमारी सहभागिता हो सकती है ऐसे अवसर पर, जबकि G20 का सम्मेलन हो रहा है। G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, वो धरती कर रही है जिसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, सदाचार, नवाचार, आचार, विचार, व्यवहार हर क्षेत्र में किया। ऐसे उस हिंदुस्तान को उसकी अध्यक्षता, लीडरशिप मिली है। और मुझे भरोसा है कि ये जो G20 के जो देश हैं, ये महत्वपूर्ण देश हैं। यदि आप देखेंगे तो इसमें G20 के जिसमें अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, भारत है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, इटली और फ्रांस और रूस जैसे देश इसमें है। यह G20 इतने देशों का ये समूह है जिसकी अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, और उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जो हिंदुस्तान की आत्मा है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? हिंदुस्तान की आत्मा है, और इस आत्मा से सब गुजरेंगे। ये वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सब जगह समाहित यदि हो गई दुनिया में, तो धरती की आधा से अधिक समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। ये जो मनुष्य को हमने भगवान की सबसे सुंदरतम कृतियों में बोला है, मनुष्य सबसे सुंदरतम कृति ईश्वर, इसकी सुरक्षा, रक्षा, इसकी संरक्षण, इसकी जरूरत है। तो निश्चित रूप में हम इसको महसूस कर सकेंगे और हम अपने से इस बात को आगे बढ़ा सकेंगे। ये जो आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता जिसको इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसकी जरूरत सुख, शांति और समृद्धि के साथ जुड़ती है। जो लोग समृद्धि की ओर दौड़ रहे हैं लेकिन इन चीजों से हटकर हो रहे हैं, उनकी समृद्धि की 2 दिन में खत्म हो जाएगी। केवल शांति की बात कर रहे हैं लेकिन उस शांति का आचरण नहीं कर रहे हैं, कैसे शांति हो जाएगी? वो सुख की तो कल्पना करते हैं लेकिन सुख जैसा काम कुछ करना नहीं चाहते, तो कहां से सुख मिल जाएगा? और इसलिए इस बात को समझाने का काम हिंदुस्तान की धरती है। मुझे भरोसा है कि भले ही ये G20 एक समय में जो 1999 के ये जब शुरुआत हुई थी, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को हल करने के बारे में ये केवल शुरू हुआ था, लेकिन इसने अपने
व्याप्त किया है और ये विभिन्न क्षेत्रों में ये G20 के जो देश हैं वो तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का मुकाबला कैसे हो और जो सुख शांति